अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिएक्ट करेंगे मेरे बहुत ही पसंदीदा मेरे फेवरेट सहाफ़ी इमरान रियाज खान की वीडियो पे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि इमरान खान को आज दोबारा इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है और किस किस की नायलियाँ होंगी, किस पे आर्टिकल 6 लगेगा, ये सारा वो इस व्लॉग में बता रहे हैं। तो चलो व्लॉग सुनते हैं और एंजॉय करें और कमेंट्स करें, लाइक करें और इमरान रियाज भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसका विजिट करें, उसे देखें, उसे सपोर्ट भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर इस्लामाबाद अदालत में पेश होने के लिए जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने रात का एक ट्वीट भी किया था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और इससे पहले जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने के लिए आए तो उनके साथ क्या सूरत हाल बनी वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और नामालूम अफराद वहाँ पे मौजूद थे, उनके हाथों में सफ़ेद कलर की अजीब किस्म की हैंडकफ्स थी जो इसराइल इस्तेमाल करता है वहाँ पे। वैसे ये अब यहाँ पे और बाकी मुल्कों में भी इस्तेमाल हो रही है, मैंने उसको देखा था। और पाकिस्तान में क्योंकि गिरफ्तारियाँ बहुत बड़े पैमाने पर करनी है, तो इतने बड़े पैमाने पे हैंडकफ्स या जिनको आप हथकड़ियाँ कहते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होती। तो फिर ये एक आर्जी किस्म की डिस्पोजेबल किस्म की हैंडकफ्स जो है, नॉर्मली इनको फौजी भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो ऑपरेशन के दौरान, तो ये मुहैया की गई है इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा लोग पकड़ने पड़ेंगे तो इस तरह की हैंडकफ्स होनी चाहिए। लेकिन सादा कपड़ों में मलबूस लोगों के हाथों में, और वो बंदे पुलिस के भी नहीं थे मुबैना तौर पे, बल्कि उनका मुझे तो डाटा पता चल गया था। इमरान खान साहब को भी बता दिया गया था कि ये बंदे किस किस इलाके से हैं और किस किस इदारे से हैं और कौन कौन बंदे हैं। बहरहाल वो एक एपिसोड हुई थी, आप सबने वो देखी थी। और इमरान खान साहब का ये मानना है कि उस दिन उनको कत्ल किया जा सकता था। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कल, यानी उन्होंने रात गए ये ट्वीट किया, तो आज के दिन में मैं एक नहायत मज़ाइका खेज मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होऊंगा, जिससे अब ये पूरी तरह साबित होता जा रहा है कि हम वाक़तन जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। मुल्क के इस ताकतवर और ख़ुद को कानून से बालातर समझने वाले तबके ने तौहीने डर्टी हैरी और तौहीने साइकोपैथ की पादाश में मेरे पाकिस्तान से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया है, मेरे खिलाफ पाकिस्तान से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। या यूं समझिए कि महज हवाले के तौर पर किसी शख्स के बारे में डर्टी हैरी और साइकोपैथ जैसी ताबीरात के इस्तेमाल पर तौहीने डर्टी हैरी और तौहीने साइकोपैथ की पादाश में मुझ पर पाकिस्तान से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है। इमरान खान साहब अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, या इमरान खान साहब पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे उनको लाहौर से निकलना था और मेरी इत्तला के मुताबिक उनके साथ उनके कारकुन और उनके लीडर बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब कैसे पहुंचते हैं इस्लामाबाद और फिर वहां पे किस किस्म की एक्टिविटी होती है। इससे पहले जब इमरान खान साहब एक दफ़ा इस्लामाबाद के लिए निकले थे तो पीछे से उनके घर के ऊपर अटैक हो गया था, दरवाज़ा तोड़ दिया गया था, दीवारें गिरा दी गई थी और घर के लोगों को उठाकर ले गए थे, बहुत टॉर्चर किया गया था सबको। और उस वक्त सिर्फ खातून अव्वल और कुछ मुलाजमीन घर के अंदर मौजूद थे। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो सबसे बड़ी खबर एक और चल रही है। इसके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बाहर निकल के बात की है, डार साहब वगैरह ने भी बाहर निकल के बात की है। तो असल खबर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मीडिया को ये खबर PMLN के सोर्सेज ने भी जारी की है और उन्होंने भी अपनी तरफ से असल खबर दी है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मुझे आइडिया हो गया कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। और मुज़ाकरात की जो असल अंदरूनी कहानी है दोनों तरफ से जो सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुज़ाकरात के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन पहले आप जरा सुन लीजिए कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो आज के दिन के लिए, कल के दिन के लिए खत्म हो गए थे, आज दोबारा शुरू हो जाएंगे और 3 बजे दोबारा बैठेंगे। जो इमरान खान साहब की टीम है उसमें 3 लोग थे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर, ये 3 लोग। और हुकूमती टीम में जो सबसे सीनियर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे पीपल्स पार्टी के, नवीद कमर, सैयद नवीद कमर भी पीपल्स पार्टी से हैं, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक ये PMLN से है, आजम नज़ीर तारड़ PMLN से है, अय्याज सादिक PMLN से हैं और MQM की रुकन असेंबली कश्मीरा ज़हरा जो हैं ये इसके अंदर शामिल थे। तो ये 7 लोग हुकूमत की जानिब से हैं। अगर आप देखें कि कौन लोग बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ये कोई गैर संजीदा चीज़ लगती नहीं है। ऐसे लगता है कि वाकई दोनों तरफ से संजीदगी है और शायद वो मुज़ाकरात से किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हुकूमत माने या ना माने, पब्लिक के अंदर कोई भी परसेप्शन दे, वो एक्चुअली आइन और कानून के हाथों बुरी तरह फंस गए हैं। वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अदालत में अपील भी नहीं कर सकते। अदालत में अपील करने का एक ऑप्शन आया था कि अदालत में ये अपील की जाए कि वो अपना फैसला मौखिर कर दें, अपने फैसले को ख़त्म कर दें और इलेक्शन पाकिस्तान में एक साथ करवाए जाएँ। लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील करने की सूरत में हुकूमत को इस बात का खौफ पैदा हो गया कि 3-2 का फैसला फिर तस्लीम करना पड़ेगा। वैसे इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनकर अपने लोगों को भेजकर अमली तौर पे तो हुकूमत 3-2 के फैसले को तस्लीम कर चुकी है, लेकिन तहरीरी तौर पे इसको तस्लीम करने के लिए ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो कोई अपील कर देते। लेकिन इसीलिए उन्होंने अपील नहीं की और उन्हें लगता है कि अगर उनके वज़ीर आज़म को फारिग किया गया तो वो ये कहेंगे कि 4 जजेस ने कुछ और फैसला दिया था, 3 ने कुछ और फैसला दिया था, लिहाजा हमारा वज़ीर आज़म फारिग नहीं हुआ। ये वाला इशू उन्होंने इसलिए अपने लिए बचा कर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है उन्हें इस बात का खौफ है कि नाअहली भी हो सकती है, तौहीन अदालत भी लग सकती है, तो उससे अवॉइड करने की वो कोशिश भी कर सकते हैं। इलेक्शन में वो जाना नहीं चाहते। जो वन लाइनर है जो मुझे समझ आया वो ये है कि PDM ये सोच रही है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाती है तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी और वो कुछ भी करके अक्टूबर में कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद, साफ लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ तो वो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद ये मामला देखा जाए।
और अगले चीफ जस्टिस से उनको ये उम्मीद है कि शायद वो इन्हें इलेक्शन से बचा लेंगे और एक लंबी तारीखें मिल जाएंगी, या नए चीफ जस्टिस के आने की सूरत में नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रास्ता बनेगा, इमरान खान साहब का कोई रास्ता रोका जाएगा। क्योंकि जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की बारी है चीफ जस्टिस बनने की, और उनके बारे में ये तासुर पाकिस्तान में मौजूद है कि वो एंटी इमरान खान है और वो इमरान खान को पसंद नहीं करते, उनकी फैमिली भी पसंद नहीं करती, उनकी वाइफ जो है वो बाकायदा इस बारे में अगर सास को बीच में लाया जा सकता है तो वाइफ को भी लाया जा सकता है। आर्टिकल छपे हुए अखबारात में कि उनकी वाइफ इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कितनी नेगेटिव है, और जज साहब के बारे में खुद भी यही तासुर है। अब पीएमएलएन क्या चाहती है और पीटीआई क्या चाहती है? देखें, पीएमएलएन ने इलेक्शन से जो असल डेट है, जो वो कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर की डेट बनती है मैक्सिमम, अगर ये असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो फिर इनको 3 महीने के लिए टाइम मिल जाएगा, और अगर ये असम्बलियां तहलील नहीं करते और 13 अगस्त को खुद तहलील हो जाती हैं तो फिर 2 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। अगर ये इलेक्शन 2 महीने के अंदर होता है तो फिर ये जो इलेक्शन है ये 8 अक्टूबर को आखिरी तारीख है जिस पे ये इलेक्शन करवा दिया जाएगा। और अगर ये इलेक्शन 3 महीने तक ले जाना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब को असेंबली आज खुद खत्म होने से पहले, चाहे 2 दिन पहले चाहे 3 दिन पहले, वो असेंबली को तहलील कर दें, और असेंबली क्योंकि वक्त से पहले अपनी मुद्दत पूरी करने से अगर 2 घंटे पहले भी तहलील हो गई है तो इस सूरत में 3 महीने का टाइम मिल जाता है, और फिर इलेक्शन आप नवंबर के मिड तक या नवंबर के आगाज तक ले जा सकते हैं। वैसे ये बड़ा गंदा हथकंडा है, लेकिन कोई पता नहीं ये हुकूमत वो भी इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली का मामला बीच में अटका हुआ है। हालांकि पीटीएम जानती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी हो, वो बैलेट बक्से को नहीं भर सकते, वो वोटों में हेर फेर नहीं करवा सकते, वो हार और जीत का फैसला नहीं कर सकते। तो फिर वो इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? जो लोग हार और जीत का फैसला कर सकते हैं, या जो माजी में करते चले आए हैं, या जो ये डर्टी गेम करते हैं, वो तो सारे के सारे इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। तो फिर हुकूमत को खौफ किस बात का है? हुकूमत को इस बात का खौफ है कि जितने लोग भी ये सारा गंदा खेल खेलते हैं वो खुद भी इतने गंदे हो चुके हैं कि अब वो नहीं कर पाएंगे धांधली उस लेवल की कि वो जिता पाए एक हारी हुई पार्टी को या हारे हुए एक पूरे इत्तेहाद को। वो कैसे जिताएंगे? लिहाजा एक ही रास्ता है कि इंतखाबात ही पोस्टपोन कर दिए जाएं, इंतखाबात को आगे ले जाएं, और इंतखाबात को आगे ले जाने का रास्ता अदालत से ही आएगा, क्योंकि अपोजिशन और बाकी लोग तो नहीं मानेंगे। तो अदालत कैसे वो रास्ता निकाल कर देगी, ये चीज़ मौजूदा चीफ जस्टिस तो नहीं होने देंगे। तो ये एक हुकूमत के जो नुक्ता नज़र में है वो ये है, लेकिन हुकूमत ने एक ऑफर तो की है, फिर भी कुछ लचक हुकूमत ने दिखाई है, लेकिन वो लचक डेडलाइन से बाहर ही ऐसा लगता है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें तो आपको बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली आपको कह दूं। एक तो गिले शिकवे की बात मैं आपको बता दूं कि पहला जो शिकवा है वो हुकूमत की जानिब से किया गया, और हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है, हमें गालियाँ दी जाती हैं, हमें बुरा भला कहा जाता है, और वो उनको तकलीफ भी इसलिए ज़्यादा है कि हर आम आदमी उनको ये कह रहा है, और पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा है। तो इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि जी जो हमारे साथ हो रहा है वो तो आप सोच भी नहीं सकते, और जो आपके साथ हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई गिले शिकवे नहीं हुए, बल्कि उन्होंने गिले शिकवों से गुरेज किया और ये कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पे हम गिले शिकवों के लिए नहीं बैठे, हालांकि कहने को आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं तो बैठ कर उस पर बात कर देते हैं इलेक्शन पे। तो ना तो बात की गई कोई गिले शिकवे के ऊपर, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि हमें असेंबली के अंदर वापस लिया जाए। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ना उन्होंने असेंबली में वापस आने के लिए मुतालबा किया, क्योंकि ये कमजोर मुतालबा था, पीटीआई नहीं करना चाहती थी। ना उन्होंने अपने केसेस के हवाले से बात की कि हमारे ऊपर 150 केसेस इमरान खान पे करवा दिए हैं, फलां पे इतने हो गए, फलां पे इतने हो गए। तो ये जो जमीन तंग की जा रही है ये सिलसिला, इस पर भी बिल्कुल बात नहीं की। ना केसेस पे बात हुई, ना असेंबली में वापस आने पर बात हुई, ना निगरान हुकूमतों के ऊपर बात हुई। ये 3 चीज़ों पे मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ना निगरान हुकूमतों पे बात हुई है, ना केसेस के ऊपर बात हुई है, और ना असेंबली में वापस आने पर बात हुई है। बात ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हमारे पास तो एक आईनी ऑप्शन मौजूद है, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और वो कह रहे हैं जी कि आप इलेक्शन करवा दें। आईने पाकिस्तान भी 90 रोज के अंदर इलेक्शन का कहता है, तो इससे भागने का हमारे पास आईनी तौर पर रास्ता कोई नहीं है। तो ये एक तारीख है, इसके ऊपर 2 सूबों के इलेक्शन होने हैं और हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम इन इलेक्शन को लड़ें। अगर आपको यह लगता है कि आपके पास कोई और प्रपोजल है या आप कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं हमारे लिए, तो वो आप ले आइए। तो हुकूमत ने कुछ थोड़ी सी लचक दिखाई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कोई भी चीज़ आईने पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकती। तो इसमें हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप आइन को रहने दें, हम कंसेंसस करके अदालत को बता के और वो चीज़ें कर लेते हैं। तो जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ रखा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आईने पाकिस्तान के मुताबिक करेंगे, चाहे आइन में तरमीम करनी पड़े। आइन में तरमीम करने, लेकिन आइन को वायलेट ना करें। और इसमें तहरीक इंसाफ ने कहा इसमें आपका ही फायदा है, और आपका फायदा यह है कि अगर आप आइन शिकनी करेंगे और आइन में तरमीम के बगैर आइन को तोड़ेंगे तो कल को आपको आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनेगा। तो उस मुकदमे से बचना है तो बेहतर यह है कि वन टाइम के लिए कर लें, लेकिन आइन के अंदर एक तरमीम जरूर करें। और उसके अंदर आप ये करें कि सूबाई असम्बलियां तहरीर हो चुकी हैं, गो के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होता है, लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए कंसेंसस हो चुका है और उस कंसेंसस के मुताबिक हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लिहाजा ये आईनी तरमीम हम इसलिए कर रहे हैं वन टाइम के लिए, ताकि आइन को तोड़ा ना जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। हुकूमत ने इसके ऊपर टाइम मांगा है सोचने के लिए, और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को कहा है कि आप अपना एक प्रपोजल लेकर आएं, आप ये बताएं कि आप कब इलेक्शन करवा सकते हैं।
यानी तरीके साहब का कहना है कि आप मई के अंदर असम्बलियां तहलील करें, निगरान हुकूमतें आए, हम आपको बता देते हैं आप मई में असम्बलियां तहलील करें, निगरान हुकूमतें आ जाएं और 60 दिन के बाद आप इलेक्शन करवा दें जुलाई के अंदर। अब एक पार्टी जो है वो जो समझ आ रही है वो अक्टूबर में रुकी हुई है, दूसरी जुलाई में रुकी हुई है और सितंबर के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो जाएंगे। तो जुलाई अगस्त में कहीं इलेक्शन हो जाते हैं तो ये मामला रिजॉल्व हो सकता है। बहरहाल ये चीज़ें अभी चल रही हैं। इसमें इसहाक डार साहब ने बाहर आके उम्मीद का इजहार किया कि शायद कामयाबी मिल जाए। हालांकि कामयाबी वो सिर्फ इसी को समझते हैं कि किसी तरह वो इस सारे मामले को डिले में डाल दें, 14 मई को इलेक्शन ना हो, वो अपने वजीर आजम को भी नाअहली से बचा लें, किसी अदालती कार्रवाई या आर्टिकल 6 का भी उनको सामना ना करना पड़े और किसी तरह से वो एक लंबा टाइम इलेक्शन के लिए ले लें या इलेक्शन हमेशा डिले होते चले जाएं। तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि या तो 14 मई को इलेक्शन हो जाए, वो तो अब मुमकिन नहीं रहे क्योंकि हुकूमत पैसे ही नहीं दे रही, या ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। दो चीज़ों में तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, या तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकल आए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन हो जाए और सारे के सारे इलेक्शन के अंदर चले जाएं और सबको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का। और दूसरा जो तहरीक इंसाफ का कामयाबी हो सकती है वो ये है कि फिर अदालत एक्शन ले और आइन शिकनी की सजा दे मौजूदा हुकूमत को और फिर अहकामात जारी करके 2 सूबों के ऊपर इंतखाबात करवा दे। फिर 2 सूबों के अंदर जब इंतखाबात हो जाए तो बाकी 2 सूबों में और वफाक में जब मुद्दत पूरी हो जाए तो तब इंतखाबात हो जाए। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। हुकूमत के पास ऑप्शन बहुत महदूद हैं, या तो उनको अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, एक नई जंग लड़नी पड़ेगी, या उन्हें मुज़ाकरात की सूरत में अपना वो मौक़िफ़ छोड़ना पड़ेगा जो वो सोच रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद वो इलेक्शन में जाए, या फिर उन्हें एक ऐसी लड़ाई में जाना पड़ेगा जिससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सबका नुकसान हो जाएगा। बहरहाल इस मरतबा मैं आपको फिर भी ये बता दूं कि मार्शल लॉ लगने के इम्कानात नहीं है, कोई इमरजेंसी, कोई मार्शल लॉ, कोई ऐसा एडवेंचर पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के लोग उसको तस्लीम नहीं करेंगे। उधर पीएमएलएन के कुछ लोगों ने रोला डाला हुआ है, यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पीटीआई के मुतालबात का कोई सर पैर नहीं है, मुतालबात सुनने पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है और वो ओन चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है। ये इमरान खान साहब के साथ साथ होते थे पहले, फिर इन्होंने अपने खुद इलेक्शन लड़ा, अपने भाई को लड़वाया इलेक्शन। इस मरतबा फिर ये चाहते हैं कि इनको पीएमएलएन का टिकट मिले। अब ये लंदन पहुंच गए नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जहांगीर तरीन साहब का एक पैगाम लेकर। ऐसा लगता नहीं है कि इनको टिकट मिलेगा क्योंकि इनका कहीं पे कोई भार है नहीं और ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनके खिलाफ इस वक्त पब्लिक के अंदर ये है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन के मोरों में से एक बड़ा मोरा है और पब्लिक रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, इसीलिए पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत हद तक खिलाफ है। और वो ये कहते हैं लोग कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये जो दिन है पाकिस्तान में उनको देखने पड़ रहे हैं। यानी बड़ी खामोशी के साथ जो 40 रुपये मीटर रेंट होता था गैस वाले मीटर का, उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया है। अब आम आदमी ये पैसे कैसे भरेगा, इसके बारे में बात करने की कोशिश की है वहाँ पे असेंबली में, लेकिन इसकी बात सुनी नहीं गई। जेयूआई की आलिया कामरान साहिबा हैं जिन्होंने ये बात करने की कोशिश की कि मीटर का किराया जो है वो 40 रुपये से बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया है, ये ज़्यादती है, लेकिन वहाँ किसी ने बात ही नहीं सुनी। वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद का वोट और ख़त्म मामला। तो इस किस्म के बहुत सारे बोझ हैं जो आम पाकिस्तानी पे रोज़ाना डाले जा रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि सहूलतकारी इमरान खान साहब को अब भी मिल रही है और दोबारा से उन्होंने एक इनकलाबी किस्म की तकरीर की है। ये नवाज शरीफ साहब के जो साथी हैं या जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं वो एक डिफरेंट बयानिया लेकर चल रहे हैं जो हार्ड कोर किस्म का है और जो ज़रा सख्त किस्म का बयानिया है वो फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वगैरह जो हैं ये गुड कॉप बैड कॉप का इनका हमेशा रहता है। अब इसमें ये लोग भूल गए कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश मुहिम शुरू की थी, जब बाजवा साहब ने कहा कि मैं डांटता रहा और वो सर फेंक के मेरी डांट भी सुनते रहे शहबाज शरीफ साहब, और जब खुशामदें की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त ये सब लोग खामोश थे। मरीम नवाज साहबा भी, इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होने पे नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल खामोश थे। एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना भी छोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन अब एक मरतबा फिर दोबारा इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आधी रात को आपको याद होगा अदालतें भी इनके लिए खुल गई थी, पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन एक डिज़ाइन किया गया था, तो वो इदारों का किरदार या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इनको शायद याद नहीं है। तो नाज़रीन कुछ चीज़ें और भी मेरे इल्म में हैं, लेकिन जैसे ही 3 बजे वाली मुलाकात होती है तो उसके बाद फिर अगली डेवलपमेंट्स आपको बताते हैं। इमरान खान साहब की पेशी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। लेट्स सी होता क्या, अब तक इतना ही अपना ख्याल रखिएगा अपने। देख लिया इमरान रियाज भाई ने जो सब बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ड्रामेबाजी हो रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें क्या हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें क्या हो रही हैं, अवाम के खिलाफ साजिशें क्या हो रही हैं और हुकूमत कर क्या रही है, ये आपने देख लिया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।